नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन लेवल पीवाईक्यू सीरीज का आज हम जो है 5वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 4 भाग आ चुके हैं। अगर आपने वो 4 भाग नहीं देखे हैं तो पूरी प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। इन प्लेलिस्ट को आपको देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप पहली बार में ही इस एग्ज़ाम में जो है सिलेक्शन चाहते हैं, स्टेज 1 में जो है अगर आप अपना सिलेक्शन चाहते हैं, तो इस 125 शिफ्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम से पहले इन 125 शिफ्ट को जो है कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आपको ये 125 शिफ्ट जीके जीएस की बेहद ज़रूरी देखनी है, क्योंकि इसके अंदर जो है 40 मार्क्स का जो है जीके जीएस का पोर्शन आता है। टोटल 100 मार्क्स का जो है आपके पास आता है पेपर स्टेज 1 का, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन जो है जीके जीएस के पूछे जाते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। रही बात इसकी पीडीएफ की, तो इसकी पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन करके जो है डेली पीडीएफ जो है आप डाउनलोड करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये डेली जो रोज रात को है, डेली जो है 8 PM पर हमारी ये क्लास आ जाती है। ठीक है, तो डेली रोज 8 बजे जो है इस क्लास को आप देखिएगा और अगले दिन जो है उस पीडीएफ को खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि उसमें सर आप जो है क्वेश्चन जो आंसर है वो इंक्लूड नहीं करते। मेरा आंसर इंक्लूड करने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि आप इस वीडियो के अंदर एक बार इस पूरे वीडियो को देखें। इसके अंदर आप देख लीजिएगा किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। कल जो है आप उसको बिना किसी चीज़ के जो है अटेम्प्ट कीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा और फिर देखिएगा आप कितने क्वेश्चन उसके अंदर ठीक कर पा रहे हैं। फिर अगर मुझे लगा तो मैं आगे से जो है पीडीएफ के अंदर आंसर भी इंक्लूड करके दे दूंगा। अगर ज़्यादा बच्चे कहेंगे या फिर ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आएगी ऐसे करने में, तो मैं फिर आंसर भी आपको जो है उसके अंदर इंक्लूड करके दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो ये जो ऑपरेशन विजय है ये किस युद्ध से संबंधित है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। और कारगिल युद्ध जो है आपको याद रखना है, कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था। तो कारगिल युद्ध जो युद्ध है ये 1999 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच हुआ था ये युद्ध, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है ये ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो ये कारगिल युद्ध से संबंधित है। कारगिल युद्ध कब लड़ा गया था, 1999 में लड़ा गया था। और कारगिल युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कारगिल युद्ध लड़ा गया है। इसके अलावा कुछ युद्ध और आपको याद रखने हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है कौन कौन से युद्ध कब लड़े गए हैं, तो वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच 4 युद्ध हो चुके हैं, बट वैसे मतलब टोटली मैंने बता दिया 4 युद्ध हो चुके हैं। मैं बता देता हूं, पहला युद्ध कब हुआ था, 1947 का युद्ध हुआ था। उसके बाद 1965 का युद्ध हुआ। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कोई बात नहीं। सबसे पहले 1947 का युद्ध हुआ, ठीक है। उसके बाद 1947 के बाद युद्ध कब हुआ, 1947 के बाद 1965 को युद्ध हुआ। ठीक है, 1965 के बाद कब युद्ध हुआ, 1971 को युद्ध हुआ। 1971 के बाद कब हुआ, 1999 में युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये 4 युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़े गए हैं। और ये जो 1999 वाला युद्ध है यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध से संबंधित है। और कारगिल युद्ध जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ा गया है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है भारत और चीन के बीच में भी युद्ध हो चुके हैं। भारत और चीन के बीच में कौन कौन से युद्ध हुए हैं, तो भारत और चीन के बीच में जो है एक युद्ध हुआ है। और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कब युद्ध भारत और चीन के बीच में जो है युद्ध लड़ा गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत और चाइना वाला आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया
कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेवा में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो अखिल भारतीय खिलाफत जो समिति थी, इन्होंने कब यह घोषणा की कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेवा में जो है सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जुलाई 1921 में ये अखिल भारतीय खिलाफत समिति के द्वारा घोषणा की गई थी कि कोई भी मुसलमान जो है ब्रिटिश भारतीय सेवा में सेवा प्रदान नहीं करेगा। तो खिलाफत समिति का गठन कब हुआ था? खिलाफत समिति की मैं बात करूं तो ये 1919 में गठित की गई थी। 1919 में गठित की गई थी और इसका गठन किसने किया था? मोहम्मद अली जौहर। और इनके भाई थे शौकत अली। इन्होंने जो है खिलाफत अली की जो है ये खिलाफत समिति का जो है 1919 में गठन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है उस राज्य का नाम बताएं जहां सियांग नदी पर भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल का जो है उद्घाटन किया गया था। ये उस समय के करंट अफेयर की बात है, यू डोंट वरी, हम जो इंपॉर्टेंट और स्टैटिक चीज होगी वो इसके अंदर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर आपको ये याद रखना है सियांग नदी जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। सियांग नदी पर भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन पुल है और ये कहां पर है? तो ये भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है स्थापित है। इसके बाद हम देख लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? तो ये हो जाएगी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर हो जाएगी, मणिपुर की हो जाएगी इंफाल। असम की हो जाएगी दिसपुर और मिजोरम की हो जाएगी आइजोल। ठीक है, ये राजधानी भी आप इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है 1586 में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये स्टैटिक क्वेश्चन बन गया। द लिटिल बैलेंस पुस्तक थी, इसका विमोचन कब किया गया था या फिर ये पुस्तक जो है कब लॉन्च की गई थी? 1586 में लॉन्च की गई थी। और ये जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी गैलीली के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है इसरो द्वारा GSLV लॉन्च वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं जिसे विशेष रूप से भारतीय वायु सेवा के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो ये साइंस से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का भाई आप करंट अफेयर जरूर देख लीजिएगा कि भाई इसरो के द्वारा कौन सा जो है उपग्रह लॉन्च किया गया है, किस वाहन से लॉन्च किया गया है, ये जरूर करंट अफेयर आप देख के जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। GSAT जो है 7A इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसरो की। ठीक है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में हुई थी। विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जो है जनक माना जाता है। यहां पे मैं लिख देता हूं विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक माना जाता है। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। इसरो की फुल फॉर्म आप मुझे बताओ, बता देता हूं चलो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आप याद रखना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो की जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
न्यूनतम 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु कानून बनाने की घोषणा की है। तो ये उस समय का करंट अफेयर था। तो ये जो 55 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु जो कानून बनाने की घोषणा की थी, ये किस राज्य सरकार के द्वारा की गई थी? तो ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जो है शामिल किया गया है। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ये उस समय का करंट अफेयर था, 2020-21 का करंट अफेयर है। अभी आप देख लेना भाई, ये जो विरासती कस्बे ओरछा है, इसको यूनेस्को की उस समय यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में जो है शामिल किया गया था। मुझे लगता है कि अब तो जो है परमानेंट जो है इसको शामिल कर लिया होगा। यह किस राज्य में स्थित है? तो आपको ये याद रखना है, ये जो विरासती कस्बे ओरछा है, ये भारत के किस राज्य पे में जो है मौजूद है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये जो विरासती कस्बा ओरछा जो साइट है, ये भारत के मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, भारत की किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो भारत की कौन सी एकमात्र ऐसी मुक्केबाज है जिसने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर जो है इतिहास रचा था? तो ऑब्वियसली ये राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मैरी कॉम जो है ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर जो है इतिहास रचा था। तो मैरी कॉम के बारे में हम जरूर जानेंगे, क्योंकि मैरी कॉम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेडी आवर इंडिया कंट्री। ठीक है, मैरी कॉम के बारे में थोड़ा सा जानकारी रखना जरूरी है। ऐसे इंपॉर्टेंट्स व्यक्तित्व के बारे में आपको जरूर जानकारी होनी चाहिए। मैरी कॉम का जो जन्म है वो कब हुआ था? 1 मार्च 1983 को जो है इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? मणिपुर में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, मणिपुर में इनका जन्म हुआ था। और मैरी कॉम का पूरा नाम भी आप याद रखिएगा, कभी कभी जो है पूरा नाम दे के भी जो है कंफ्यूज कर देते हैं। पूरा नाम मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। इनका जो है पूरा नाम हो जाएगा मंगते चुंगनेई जैंग। ठीक है, चुंगनेई जैम मैरी कॉम, ये इनका पूरा नाम है भाई। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है, पूरा नाम जरूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ठीक है, ये आप याद रखना, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट था। कब आया था? 1780 में आया था। किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया था? क्वेश्चन नंबर जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जे के हिक्की के द्वारा बंगाल गजट जो है निकाला गया था। और कब निकाला गया था? 1780 में जो है निकाला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम आवरण से अलग करता है? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माफ कीजिएगा ए हो जाएगा। तो ये जो है प्लाज्मा झिल्ली, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम आवरण से जो है अलग करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा गया, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में जो स्थित क्षेत्र है वो कौन सा है? तो पश्चिमी तट में कौन सा क्षेत्र जो है स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये मालाबार जो क्षेत्र है ये जो है पश्चिमी तट में स्थित है। कोरोमंडल तट क्षेत्र की बात करूं तो ये कहां पर अवस्थित है? तो ये पूर्वी तट पर अवस्थित है। और ये कहां पर अवस्थित है? पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया है? तो भारत का ऐसा कौन सा, मतलब एशिया की यहां पे बात हो रही है, एशिया का कौन सा ऐसा
जो है पहला समुद्र तट है जो एशिया का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है प्राप्त करने वाला पहला समुद्र तट बन गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये चंद्रभागा समुद्र तट जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और चंद्रभागा समुद्र तट जो है ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा के अंदर है भाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उड़ीसा के पुरी जिले में जो है ये अवस्थित हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो ये भाई रेड क्लिफ कहलाती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो डूरंड रेखा कहलाती है। भारत और चाइना के बीच कौन सी कहलाती है, तो ये मैकमोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, तो ऐसे आपको चीजें याद रखनी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, कोई बात नहीं। अफगानिस्तान जो है इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ये हो जाएगा पाकिस्तान और ये हो जाएगा चीन। ठीक है, ये भारत और चीन याद रख लेना भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी चलो लिख लो, हिंडनबर्ग रेखा किसके किसके बीच है, तो ये जो हिंडनबर्ग रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 पर इसमें बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। तो केरल की यहाँ पे बात हुई है, केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां पर 8 दिनों में 8 नाटक जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये कृष्णाट्टम है जो कि केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है, इसके अंदर 8 दिनों में 8 नाटक जो है प्रदर्शित किए जाते हैं। बात कर लेते हैं यक्षगान की। तो यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का पारंपरिक, कर्नाटक का पारंपरिक। ठीक है, ये हो जाएगा कर्नाटक का पारंपरिक रंगमंच यक्षगान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को जो है परिभाषित किया गया है। तो समानता की जो अवधारणा है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है परिभाषित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 14 में जो है ऐसा प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के भाग 3 में। ये जो मौलिक अधिकार है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आते हैं। भाग 3 के अंदर कितने मौलिक अधिकार है, 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, 6 मौलिक अधिकार है, मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। समानता, ये आगे आप जोड़ लेना, समानता का जो है अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद आप क्या क्या याद रखेंगे, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी। शिक्षा संबंधी हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, संवैधानिक उपचार। ये 32 के अंदर आ जाएगा। समानता जो हो जाएगी ये हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में। स्वतंत्रता की बात करूं तो ये हो जाएगा 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध हो जाएगा 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूं तो 25 से 28 के बीच में हो जाएगा। सांस्कृतिक तथा शिक्षा की बात करूं तो ये 29 से 30 के बीच में हो जाएगा।
संवैधानिक उपचार की बात करूँ तो ये अनुच्छेद 32 के अंदर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। इसके अंदर बोला गया है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की जो है सबसे बड़ी झील हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये लोकटक झील हो जाएगी। और लोकटक झील जो है मैं ये भी बताऊंगा कहाँ पर है। सबसे पहले हम पुलिकट झील की बात करें। पुलिकट झील जो है चिल्का झील के बाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है खारे पानी की झील है। यहाँ पे बात क्या की गई है, मीठे पानी की झील की बात की गई है। पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, राइट ऑप्शन हो जाएगा पुलिकट झील। अब हम बात कर लेते हैं माफ कीजिएगा लोकटक झील। अब बात कर लेते हैं पुलिकट झील की। तो पुलिकट जो झील है ये चिल्का झील के बाद, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, कोई बात नहीं उसके बाद लिख दूंगा। पुलिकट जो झील है ये भारत की दूसरे सबसे बड़ी, ठीक है, ये दूसरे नंबर की है। और पहले नंबर की कौन सी है, चिल्का झील। ठीक है, उसके बाद मीठे पानी की बात हो गई है। मीठे पानी की जो है पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये हो जाएगा लोकटक झील। उसके बाद हम बात करें और ये जो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है पुलिकट झील, कहाँ गया है ये, पुलिकट झील कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर है भाई। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर अवस्थित है। उसके बाद मैं बात करूं डल झील। डल झील कहां पर अवस्थित है, तो डल झील हो जाएगा जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अवस्थित है। ये जम्मू कश्मीर याद रखना, JNK, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर अवस्थित है। कोलेरू झील की बात करूं तो कोलेरू झील कहां पर अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत के सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के अंदर सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है। ठीक है, इसके बाद आप इसके अंदर ये याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये जे थॉमसन ने की थी। यहां पे मैं लिख देता हूं ये जो है, एक सेकंड, ये जो मैं स्टैटिक जानकारी आपको बता रहा हूं क्वेश्चन से परे हटकर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे कि इस क्वेश्चन से इनका कोई संबंध नहीं है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। मैं इस क्वेश्चन के लिए इन पॉइंट्सों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि वनडे एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, कब की, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसीलिए जो है इस क्वेश्चन से साइंस की बात हुई तो मैंने साइंस के 3 फैक्ट्स जो है आपको बता दिए। ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। कब की थी, 1897 में। उसके बाद प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज कब हुई थी, गोल्डस्टीन ने की थी इसकी खोज। गोल्डस्टीन के द्वारा जो है इसकी खोज कब की गई थी, 1886 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद बात करें हम न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। और जेम्स चैडविक के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1932 में। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से किसे 2019 में दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का जो है फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था। तो ये उस समय का करंट अफेयर था, ज़्यादा कोई आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस जो स्टैटिक जीके बताऊंगा वो आप याद रखना। 2019 में दक्षिण सूडान में जो यूएन मिशन का फोर्स कमांडर जो है नियुक्त किसे किया गया था, तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 18 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये किया गया था शैलेश तिनेकर को यूएन के मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था। बात कर लेते हैं यूएन की, यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। मुख्यालय हो जाएगा न्यूयॉर्क के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि एक इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गले में धसे होते हैं। तो ये किस वैज्ञानिक ने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जे थॉमसन के द्वारा कहा गया था। ऊपर मैंने जो है बताया है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, यहां से जो है आप स्टैटिक जीके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है। तो नेस्कॉम का जो है पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो नेस्कॉम का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल एसोसिएशन कंपनी आ जाएगा। यहाँ पे का मतलब भाई सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ठीक है। नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑफ आ जाएगा यहाँ पे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डाटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या फिर इरादतन रूप से डाटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या फिर अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है। तो संरक्षण को जो संदर्भित करता है, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डेटा सुरक्षा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन जो है विकसित किया है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दुनिया का पहला मलेरिया टीका ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने 1987 में विकसित किया था भाई, ये भी आप याद रखना। 1987 में जो है इन्होंने विकसित किया था। मलेरिया का जो पहला टीका है, मलेरिया का वैक्सीन जो है ये ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के द्वारा 1987 में जो है विकसित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बोला गया है 1886 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था। तो मेन चीज़ ये आप याद रखना, लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन है ये किसने किया था। तो ये किसने किया था, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि माफ कीजिएगा 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किया गया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो गठन है ये किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है किया जाता है। संघ और केंद्र सरकार के जो खाते होते हैं उनके संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का जो प्रयोग है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो किया जाता है। और ये अनुच्छेद किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये अनुच्छेद जो है 148 के अंतर्गत आते हैं भाई, ठीक है। भारत के नियंत्रक और जो महालेखा परीक्षक है ये अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आते हैं। भारत के प्रधानमंत्री की बात करूं तो ये अनुच्छेद 75 के अंतर्गत आते हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करूं तो अनुच्छेद जो है 63 के अंतर्गत आते हैं। और जो
राष्ट्रपति की बात करूं तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये 52 से शुरुआत होती है, ये इसलिए लिखा गया है। ठीक है, बाकी ये 52 से आगे तक चलते हैं। किसी अनुच्छेद में उनकी शक्तियां लिखी गई है, किसी में कोई और कार्य लिख रखा है, बस बेसिक मैंने आपको ये बता दिए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था। तो जो कालिदास द्वारा लिखे थे, सबसे पहले आप ये याद रखना, ये जो अभिज्ञान शकुंतलम नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कालिदास जी के द्वारा जो है लिखा गया है। और इसमें जो है शकुंतला का पुत्र कौन था, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा भरत। ये भारत लिख दिया तो यहाँ पे भरत कर लेना भाई, ये हो जाएगा भरत। ठीक है, ये शकुंतला का जो पुत्र था वो था भरत। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है, एक संस्कृत नाटक है, ये भी आप याद रखना, ये एक संस्कृत नाटक है। ठीक है, ये एक संस्कृत नाटक है। उसके बाद आप ये याद रखिएगा, यह नाटक राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया उस राज्य सरकार का नाम बताइए जिसे मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण और विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का जो है निर्णय की घोषणा की थी। तो 2019 के करंट अफेयर से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन से राज्य ने जो है 2019 में उनके राज्य के अंदर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण और विज्ञापन पर जो है प्रतिबंध लगाने का निर्णय लगाने की जो है घोषणा की थी। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये राजस्थान के द्वारा जो है की गई थी। राजस्थान की आप जो है मुझे राजधानी बताना। ठीक है, हो सके तो इन चारों की बताना भाई, राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, वनडे एग्जाम्स में पूछी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26 पर, माफ कीजिएगा 27 आएगा। ऊपर एक क्वेश्चन जो है लिखा नहीं गया था क्वेश्चन नंबर, तो ये उस कायदे के हिसाब से मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 आएगा। ठीक है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में जो है किया जाता है। तो कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो वायुमंडल में मौजूद इनमें से मतलब ऑक्सीजन गैस का उपयोग जो है दहन, श्वसन एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रिया में जो है किया जाता है। तो दहन में भी जो है ऑक्सीजन का उपयोग होता है, श्वसन में भी होता है और नाइट्रोजन में होता है। फॉर एग्जाम्पल जो है आग जब जलती है, अगर आग से आप हवा का कनेक्शन काट देंगे तो वो आग जो है ऑटोमेटिक बुझ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये कहां पर अवस्थित है, तो ये जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जो है जगह पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अजंताओं की गुफाओं को जो है 1983 में विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था, 1987 में। ठीक है, ये चीज भी आप याद रखना। तो 1983 में, सॉरी मैं 87 लिख गया, तो ये आ जाएगा 1983 में। ठीक है, 1983 में जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है शामिल किया गया था। और ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये महाराष्ट्राबाद के औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, ये औरंगाबाद आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेना महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और यहाँ पे आ जाएगा 29। विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ जो है अनुबंध किया है। ये भी जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, कोई बात नहीं। इसमें से जो स्टैटिक चीज है वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे करंट अफेयर के जो क्वेश्चन लेने का मतलब सिर्फ आपको जो है स्टैटिक चीजें जो है प्रोवाइड और
बताना मकसद है। ठीक है, यहाँ पे बात होगी है विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक के से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। पहले इसका जो है आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया था जिसने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए जो है अनुबंध किया था विश्व बैंक के साथ। ठीक है, तो विश्व बैंक और जो कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया था, इन दोनों ने जो है सेकेंडरी बॉन्ड कारोबार को सक्षम करने के लिए एक अनुबंध पर साइन किया था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी विश्व बैंक की। यहां पे लिख देता हूं मैं विश्व बैंक। ठीक है, विश्व बैंक। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान 1944 में हुई थी। और यह जो सम्मेलन था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था, ये कहां पर हुआ था? अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में जो है आयोजित किया गया था। और इसके साथ जो है विश्व बैंक के साथ जो है 1944 में ही आईएमएफ की भी जो है स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है इसको बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की जो है स्थापना दोनों ही 1944 में हुई थी भाई, ये दोनों आप याद रखना। 1944 में जो है इनकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आपको क्या याद रखना है? जो इनका मुख्यालय है वो कहां पर है? अमेरिका के वाशिंगटन में जो है इनका मुख्यालय है। वाशिंगटन। ठीक है, अमेरिका के वाशिंगटन में जो है वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। उसके बाद चलते हैं हम आगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जो है जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बाल गंगाधर तिलक को जो है चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। एक गर्म दल के नेता होते थे और एक नरम दल के नेता होते थे, आप सभी जानते होंगे। और जो गर्म दल में आते थे वो बाल गंगाधर तिलक आते थे, यानी कि बाल पाल आते थे इसके अंदर जी। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल, बाल पाल, एक और था, कौन था? एक और था, अभी याद नहीं आ रहा है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपको याद आता है, तो मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। एक बंदा और था, बाल पाल नहीं बोलते थे? चलो आएगा तो मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में बोला गया है वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा। तो कौन सी है इनमें से भाई? एक उच्च गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग, मतलब ये गणितीय उपयोग के लिए, मतलब मैथमेटिकल के लिए उपयोग के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है ये हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका यूज जो है गणितीय उपयोग के लिए जो है किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 में बोला गया है उसका विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ से संबंध है, ऐसे ही मध्य प्रदेश की जो है राजधानी क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है? तो ऐसा कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी जीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का जो है आधार बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कार्बन एक ऐसा बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा जितनी भी उपयोग की जाने वाली चीज़ों होती है उनके अंदर आधार बन के रहता है। यू नो वेरी वेल, हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारा जो है कार्बन होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया 34 के अंदर निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में एक सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेशी रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्देशित बम का सफल परीक्षण जो है किया था? तो इनमें से कौन से संगठन ने जो है ऐसा किया था? क्वेश्चन नंबर 34 का जो है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये DRDO के द्वारा किया गया था ऐसा क्वेश्चन नंबर, ये उस समय का करंट अफेयर है 2019 का। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे जो मैं अपनी
इसरो की स्थापना बताने वाला हूं, डीआरडीओ की स्थापना वर्ष बताने वाला हूं, सीएसआईआर और सीएससी की स्थापना बताने वाला हूं। इसकी स्थापना वर्ष आप जरूर याद रखिएगा। जो इसरो की स्थापना है 1969 में हुई थी। उसके बाद ये इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये बेंगलोर कर्नाटक में है भाई, ये भी आप याद रखना, बेंगलोर कर्नाटक में, ठीक है। उसके बाद डीआरडीओ की बात करूं तो डीआरडीओ की जो स्थापना है वो 1958 में हुई थी। 1958 में जो है इसकी स्थापना हुई थी और इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद हम बात करें डीआरडीओ की स्थापना, डीआरडीओ का हो गया है, माफ कीजिएगा। डीआरडीओ का मुख्यालय आप याद रखना नई दिल्ली के अंदर है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के इसके अंदर मुख्यालय है। उसके बाद सीएसआईआर की बात करूं तो ये सीएसआईआर है भाई, इंग्लिश में देख लेना। इसकी स्थापना जो है 1942 में हुई थी, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप याद रखना काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद में सीएससी का मिला नहीं मुझे, इसकी आप देख लेना, ठीक है। सीआईएसआर की फुल फॉर्म भी आप याद रख लेना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। ये फुल फॉर्म भी आप ही याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्तमान में इनमें से किस देश ने अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित हैं, तो किस देश के अंदर जो नाभिकीय रिएक्टर हैं उनकी संख्या जो है सर्वाधिक है। ऑब्वियसली अमेरिका आ जाएगा, अमेरिका है क्या यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट ये रहा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड पुरस्कार जीता था। ये भाई 2024 या फिर 25 वाला देख लेना, ये आईसीसी मेल क्रिकेटर अभी अवार्ड्स भी आए हैं। तो मैं वो लिस्ट जो पिक्स होती है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, इसीलिए टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। वहां से जो है करंट के भी क्वेश्चन जो है कुछ कुछ जो है आपको जानकारी मिलती रहेगी। ये 2020 का करंट अफेयर है, चाहे तो आप भूल भी सकते हैं, छोड़िए इस क्वेश्चन को, छोड़िएगा आप, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 में इसमें आप ये देख लेना, जो आईसीसी है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 1909 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। और बीसीसीआई की बात करूं, बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 के अंदर, ठीक है। ये दोनों स्थापना आप याद रखना, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना हो जाएगी और इसकी स्थापना 1928 के अंदर हुई थी, ठीक है। ये दोनों स्टैटिक जीके की याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2 हेक्टेयर तक की स्वामित्व वाले किसानों को प्रतिवर्ष प्रदान की जाने वाली राशि कितनी है, तो यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जो है 2 हेक्टेयर तक जिनके पास स्वामित्व भूमि है उनको जो है किसानों को प्रतिवर्ष कितने जो है राशि प्रदान की जाती है, तो ये 6,000 की जाती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, तो भारी जल के नामकरण का जो आधार है वो हो जाएगा, यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का जो है उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक होता है। तो ठीक है, भारी जल के नामकरण का आधार क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये 2020 वाला भूल जाना भाई, अभी करंट में आप देख लेना 2025 अभी फरवरी चल रहा है, तो 2025 फरवरी तक जो है गोवा के सीएम कौन है ये आप देख लेना भाई, ठीक है। सीएम ऑफ गोवा कोई बताना मेरे को कमेंट करके कौन सा है, मैंने तो अभी देखा नहीं फिलहाल, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगी। ये चीज जो है आप इसके बारे में याद कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता है, तो ये किसने जीता है, क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तो ये राणा दास गुप्ता जी के द्वारा जो है जीता गया है।
इसके बाद हम बात करें, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है साहित्य का पुरस्कार मतलब रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार, ले मैं लिख ही देता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का पुरस्कार कब मिला था? यह मिला था 1913 में। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, यह चीज भी आप याद रखना। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया, इनमें से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? तो ये हो जाएगा सीडी देशमुख, जो है भारत के पहले गवर्नर थे, पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। तो ये 3-4 लाइनें आप याद रखना। आरबीआई फुल फॉर्म हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1935 में। कौन से अधिनियम के तहत? 1934 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। लेकिन जब बना था ये आरबीआई, मतलब स्टार्टिंग में इसका मुख्यालय कहां पे था? कोलकाता में था। स्थानांतरित कर दिया गया था मुंबई। मुंबई स्थानांतरित कब किया था? 1937 में किया गया था। ठीक है, ये जानकारी जो है आपको याद रखनी है। उससे जो है एक चीज और आप याद रखना, जो आरबीआई के पहले गवर्नर थे, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो ये हो जाएगा सर ओसबोर्न। ओसबोर्न स्मिथ जो है इसके पहले जो है गवर्नर थे। और ये क्यों, कौन थे? ये एक ब्रिटिश बैंकर और अर्थशास्त्री थे। अब भारतीय पहले गवर्नर की बात करूं तो आंसर आपने देख लिया है, सीडी देशमुख। सर चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख। कब बने थे ये? 1943 में। ठीक है, इतनी जानकारी आपको इसको जो है आरबीआई के बारे में जानकारी याद रखनी है। तो ये आज के टॉप 40 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए आज। ये जो है पार्ट 5 था ये। ठीक है,
5th पार्ट था। ऐसे ही हम जो है 125 पार्ट तक जाएंगे, सारे क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको अपनी तैयारी और अच्छे तरीके से अच्छे लेवल पर लेके जानी है, जीके जीएस से जो है आपको कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं करना चाहते, तो आप इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। डेफिनेटली जो है आपको आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है और आपको लगेगा कि कितनी तैयारी जो है आपकी यहाँ पर हो चुकी है। तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके डेली जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और जो ये वीडियो है डेली जो है वीडियो हमारा रोज रात को 8 बजे आ जाता है, तो इसको जरूर देखिएगा। आप एक बार यहां से अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद जो है पीडीएफ को आप अटेम्प्ट कीजिएगा, तो आपको जो है सारी चीजें जो है इजीली आप जो है करते चले जाएंगे। इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है या सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। बस आपको इतना करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।